बच्चों, आज हम लोग अंतिम पार्ट पर्यावरण संसाधन और संरक्षण पार्ट से पहला टॉपिक जो नाइट्रोजन चक्र था वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। आज दूसरा टॉपिक प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो स्क्रीन में जो है उसे मैं पढ़ता हूँ, उसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्र होना प्रदूषण कहलाता है। जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्रदूषक वे भौतिक, रासायनिक व जैविक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में निष्कासित हो जाते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज और अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। अर्थात पर्यावरण में कुछ ऐसे पदार्थ आकर मिल जाते हैं यानी जो अवांछित होते हैं, यानी जो हम लोग के सजीव शरीर के लिए या जीवधारियों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इनका पर्यावरण में मिलना प्रदूषण कहलाता है और वे हानिकारक पदार्थों को हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, जिसमें वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा या सॉइल प्रदूषण है, थर्मल पॉल्यूशन है यानी हीट होता है, और रेडिएंट पॉल्यूशन भी है। जिनमें 4 प्रकार के पॉल्यूशन हमें पढ़ना है: एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो पहले हम लोग आज पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस का, जिसमें ध्वनि और रेडियोधर्मी विकिरण भी शामिल है, इतनी मात्रा में मिल जाना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और अन्य जीवधारियों के लिए ये हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं, वायु प्रदूषण कहलाता है। अर्थात वायु में कुछ ऐसे ठोस, द्रव या गैस हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु को प्रभावित करने वाले कारक या वायु प्रदूषक, जो वायु को प्रदूषित करते पदार्थ, उनके स्रोत और उनका क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है पॉल्यूटेंट्स यानी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, कण रूपी प्रदूषक। औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाली धूप और कालिक वह कण रूपी द्रव है जो वायु में निलंबित हो जाती है। इसका आकार या व्यास 0.001 से 500 माइक्रोन तक होता है, यानी इनके बीच होता है। हवा में तैरने वाले कणों, निलंबित अभिकर्णीय पदार्थ यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, या हवा में ठोस, धुएं, धूल के कण के रूप में होते हैं जो एक खास समय तक हवा में रहते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े को हानि पहुंचता है और सांस लेने में परेशानी होती है। SPM का मुख्य स्रोत गाड़ी, पावर प्लांट, निर्माण गतिविधियां, तेल रिफाइनरी, रेलवे यार्ड, बाजार और फैक्ट्री आदि होते हैं। अर्थात पार्टिकुलेट कण रूपी प्रदूषक यानी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हवा में इतने छोटे महीन कण के रूप में मिले होते हैं और तैरते रहते हैं, जिनका व्यास जो 0.01 से 500 माइक्रोन तक होता है। ये माइक्रोन जो होता है लेंथ की यूनिट होती है, उनकी व्यास की लेंथ। इससे ये मिलीमीटर से भी छोटा होता है, इसके नीचे नैनोमीटर होता है, पेस्कोमीटर होता है। हवा में तैरने वाले कण जिनको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ये बहुत ही नगण्य होते हैं, छोटे होते हैं, और इनका मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है गाड़ियाँ, पावर प्लांट, जो निर्माणाधीन जो गतिविधियां हैं, तेल रिफाइनरी है, रेलवे यार्ड, बाजार, फैक्ट्री आदि होते हैं। अब हम लोग देखते हैं हवा में उड़ने वाले राख भी हम लोग देखते हैं। एयर में बहुत सारे एसेस होते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने की प्रतिक्रिया में राख उत्पादन की तरह निष्क्रिय होता है। यह राख वायु और जल को प्रदूषित करती है। यह राख ईंट बनाने और भरावन के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। यानी थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर ही बिजलियाँ तैयार होती है, वहाँ कोयलों को जलाने से क्या होती है कि राख उत्पन्न होता है। यह राख वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करता है, जिससे जल भी, उससे जो एरिया से जल में जाता है तो जल को भी प्रदूषित करता है। लेकिन इस राख का उपयोग भी होता है कि ईंट बनाने में और इसको कहीं गड्ढा उड्ढा भरने में भी काम आता है। इसके अलावा और एक पॉल्यूटेंट्स है जिन्हें हम लेड कहते हैं। इसके अलावा और भी धातुएं हैं लेड के अलावा भी। सीसा, डीजल, पेट्रोल, बैटरी, पेंट और हेयर ड्राई आदि में पाया जाता है। यदि सांस के समय शरीर में पहुंचता है तो
वृक्क यानी किडनी और लीवर को प्रभावित करता है और लाल रक्त कणिका में बनने में बाधा पहुंचाता है। यदि सीसा पानी और भोजन के साथ मिल जाता है तो एक तरह से विष बन जाता है। यह बच्चों को दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। इससे दिमाग और पेट की क्रिया खराब हो जाती है, जिससे कैंसर भी हो सकता है। लेड का अर्थात लेड का मेन जो जहाँ से ये लेड होता है, हम लोग देखते हैं डीजल पेट्रोल आदि में लेड होता है, लेड युक्त पेट्रोल डीजल होता है, बैटरी पेंट इत्यादि में ये पाया जाता है। यह क्या होता है, श्वास नली से जब जाता है तो लीवर और हम लोग के किडनी को प्रभावित करता है और आरबीसी को क्या करता है, बनने में बाधा पहुंचाता है। यह जो लेड होता है यदि पानी और भोजन के साथ मिल जाता है तो एक पॉइजन बन जाता है जो बच्चों को प्रभावित करता है। यह दिमाग यानी बच्चों के दिमाग को प्रभावित करता है, पेट का खराबी करता है, कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ धातुएं होती है जो वायु को प्रदूषित करते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी भी ऑक्साइड भी बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है। अभी तक तो हम लोग ने ठोस और द्रव के बारे में जनरली पढ़े हैं। अब गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिनमें पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक अधजला कार्बन होता है जो पेट्रोल, डीजल, ईंधन, लकड़ी से जलने से पैदा होता है। यह सिगरेट से भी पैदा होता है। यह ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किसी कारण से यदि शरीर में जाता है तो वो ऑक्सीजन को हैम्पर करता है, ऑक्सीजन बनने में मदद नहीं करता, यानी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर जाता है, जिससे हम अपनी नींद में परेशानी महसूस करते हैं। मानव में श्वास समस्या भी होती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है। मोटर वाहन द्वारा छोड़ा गया धुआं, लकड़ी और कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, जिससे संबंधित सांस का संबंधित समस्याएं होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। यानी ये अधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभावित करता, ग्लोबल वार्मिंग करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ओजोन को नष्ट करने वाला एक रसायन है जिसका उपयोग हम लोग कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के लिए उपयोग किया जाता है। जब इसके कण हवा से मिलकर हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल तक पहुंच जाता है और दूसरी गैसों से मिलकर ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। यही ओजोन परत जमीन पर जीवधारियों को सूर्य की नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट रेख से बचाती है। यही कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्य तथा अन्य जैविक जगत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी वजह से धुंध और अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन और स्मोक होता है। यह गैस पेट्रोल, डीजल और कोयले के जलने से पैदा होता है। इससे बच्चों में बहुत से प्रकार के रोग हो जाते हैं जो कि सर्दी में आम है। सल्फर डाइऑक्साइड, यह कोयला को थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है, जो उससे जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। यानी थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला को जलाया जाता है उसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धातुओं को गलाने और कागज को जलाने से भी SO2 गैस निकलती है। यह गैस धुंध पैदा करती है और अम्लीय वर्षा को भी प्रभावित करती है, अम्लीय वर्षा को भी करती है। अब हम लोग देखते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने कहा एक ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अभी पढ़े कि ग्रीन हाउस गैसेस होती है, तो देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाष्पकण और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे इन गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये गैसेस वायुमंडल में जब पृथ्वी से बाहर जाने वाले इंफ्रारेड विकिरण का मार्ग बाधित कर देते हैं। यानी ये जब ये गैसें जब एयर में रहती है, जब ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो जब ये रेडिएशन होता है, जब यहाँ से इंफ्रारेड को जब हम बाहर जाने के लिए रेडिएट करता है तो उसको क्या कर देती है, रोक देती है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण यानी रेडिएशन इन गैसों के बीच से निकल नहीं सकता, जिसके कारण यह नीचे ही फंसकर तापीय ऊर्जा या वातावरण में गर्मी को परिवर्तित करते हैं। जिससे क्या होता है, जब नहीं ऊपर जा रहा है तो ये यहीं पर ही नीचे रहकर इसको गर्माहट पैदा करती है, जिससे क्या होती है, गर्मी तापमात्रा जो होती है, वैश्विक तापमात्रा वायुमंडल में बढ़ती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओजोन परतों में छेद कारण ओजोन की क्षति होने वाली हानियाँ, यानी
समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन का परत होता है जो हम लोग को क्या करता है, वो एक छाते के तरह, अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, इसको रोकता है। रासायनिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग फ्रिज, एयर कंडीशनर, अग्निशामक यंत्रों, सफाई करने वाले विलायकों, एरोसोल्स से निकलने वाली क्लोरीन से ओजोन परत की क्षति पहुंचती है, क्योंकि सीएफसी ओजोन परत में फैले ओजोन कणों को ऑक्सीजन में बदल देती है। जो ओजोन लेयर होता है उसको ऑक्सीजन में उसको बदल देता है। ओजोन की मात्रा में कमी होती जाती है और यह अल्ट्रावायलेट रे को प्रवेश में नहीं रोक पाती, यानी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, जिससे वो नीचे आ जाती है। इसके कारण उत्तरी ध्रुव क्षेत्र और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का ढाल पतली होती जा रही है। इसको भी ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। इसके कारण अल्ट्रावायलेट रे का पृथ्वी पर मार्ग पर खुल जाता है, जिसके परिणाम है कि धूप के कारण झुलझला यानी सनबर्न, आंखों में मोतियाबिंद, अंधापन, जंगलों में कम उत्पादन आदि। इसको रोकथाम के लिए पूरे विश्व में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक समिट हुआ था जो 1990 में हुआ था, और इसमें यह पास किया गया था कि ओजोन लेयर को कम करने के लिए हम लोग सीएफसी का जितना कम उपयोग किया जाए उतना करते हैं। अब एक वर्ड हम लोगों ने एयर पोल्यूशन में पढ़े थे, अम्लीय वर्षण यानी एसिड रेन के बारे में। ये होता क्या है? प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है, यह एसिड ही होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाता है। यही एसिड रेन ऊपर से जब वाटर के रूप में नीचे गिरता है तो यह एसिड रेन का रूप ले लेता है। इस तरह एसिड रेन में योगदान करने वाले प्रदूषकों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, नॉक्स माने होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया इत्यादि। अम्ल वर्षा के क्या कुप्रभाव पड़ते हैं? अम्ल वर्षा से जल संसाधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों से मछलियां सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अम्ल वर्षा में जंगलों की क्षति पहुंचती है। इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचता है। मुख्यतः SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सन में बदल देता है, जिससे दरारें पड़ती है। अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव संक्षारण यानी कोरिशन के रूप में देखा जाता है, जिससे तांबा में बनी नलिकाएं प्रभावित होती है और मिट्टी में से एल्युमिनियम घुलने लगता है। यही नहीं, सीसा, कैडमियम तथा पारा भी घुलकर जल को जहरीला बनाता है। अब इन एयर पोल्यूशन को रोकथाम के क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में देखते हैं। वन संरक्षण और वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का जितने भी ट्री प्लांटेशन करेंगे उतना ही एयर पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि वायु जो है, प्लांट जो होता है एयर को शुद्ध करता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। दूसरा, जलाऊ लकड़ी की जगह पर ऊर्जा के अन्य विकल्पों को ढूंढना चाहिए। घरों में धुआं रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हम लोग पहले कोयले के चूल्हा या लकड़ी से खाना बनाते थे, अब गैस का चूल्हा होता है जिसमें LPG गैस का उपयोग करते हैं, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। कचरे का उपयुक्त विधि से निवारण करना चाहिए, यानी कचरे को जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जो डस्टबिन है उचित उपयोग जगह पे ही उसको फेंकना चाहिए। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, कोयला जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है का प्रयोग बहुत कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए। यानी जो भी फॉसिल फ्यूल, यानी हम लोग जो पेट्रोल लेते हैं उसको ये जगह पे CNG या LPG का प्रयोग करना चाहिए, या सोलर एनर्जी के द्वारा ही हम लोग को उसका अल्टरनेटिव उपयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सभी कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए, यानी जो भी लॉ है उसका हम लोग को सख्ती से पालन करना चाहिए। प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए, यानी जितने भी इंडस्ट्री है उसके जो एयर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन निकलता है वहाँ पर ही वो शुद्धिकरण यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहिए, जिससे उससे एयर में जो पास होता है वो कम मात्रा में पॉल्यूट करे। उद्योगों में चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आसपास कम से कम प्रदूषण हो, यानी ऐसे डिस्टेंस, ऐसे हाइट पे होना चाहिए जहाँ से नीचे का एरिया कम प्रदूषित हो।
पेट्रोल कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जाता है। इस प्रकार की कारों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना